ओके। तो ये जून 2023 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे साइकोडायग्नोस्टिक का, वो है डिस्कस द वेरियस डेटा सोर्सेज फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, जैसे आपका जो सिलेबस है MPC 11 है, जिसके अंदर आपके सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। MPC 12 के अंदर आपका साइकोडायग्नोस्टिक जो आपका हम कर रहे हैं अभी, इसके अंदर हम सारे टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि किसी को कोई डिसऑर्डर हुआ है तो उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। फिर आपका MPC 13 होता है, जिसके अंदर हम सारी थेरेपीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कोर्स। अब इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस डेटा सोर्सेज फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के कौन कौन से डेटा सोर्सेज है, तो यहाँ पे आपसे ना 10 मार्क्स में पूछा गया, क्या पूछा गया कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट की डेटा सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है। अ, अनीता, आपको पता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है? मैम, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो क्लाइंट है उसको क्या डिसऑर्डर है ये पता लगाने के लिए उस पर टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। हाँ, ठीक है। मानसी, आपको पता है? जी मैम, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको असेस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू हो सकते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम्म। हम किसी को वो कर सकते हैं। फिर उसके देन हम्म। उसके बाद थेरेपेटिक ट्रीटमेंट देंगे उसको आफ्टर इंटरवेंशन। हाँ, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में मेनली हमारा काम होता है कि डायग्नोज करना, इवेलुएट करना कि सामने वाले को कौन सा डिसऑर्डर है। पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, और कोई इश्यू भी हो सकता है, उसका बिहेवियरल इश्यू भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें पता करने के लिए हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको आंसर कैसे करना है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप लिखोगे। ठीक है, 2-3 लाइन में लिख देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा इसके अंदर कि इसके कितने टाइप्स, डेटा सोर्सेज कितने हो सकते हैं। ठीक है, वेरियस डेटा सोर्सेज के बारे में बताना है जिसके थ्रू हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं। तो पहला डेटा सोर्सेज आपका क्या हो सकता है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर। पहली चीज क्या हो सकती है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर हो सकता है, जिसके थ्रू हम मतलब कि इसको कर सकते हैं। तो वेरियस डेटा सोर्सेज में फर्स्ट आपका आ जाएगा सेल्फ रिपोर्ट मेजर। सेल्फ रिपोर्ट मेजर क्या होता है? सेल्फ रिपोर्ट मेजर सुना है पहले? मैम इसमें जो यस मैम, इसके अंदर जो क्लाइंट होता है ना, वो खुद ही अपने बारे में बताता है। जो थेरेपिस्ट होता है वो उससे क्वेश्चन पूछ, मेन साइकोलॉजिस्ट होता है उनसे क्वेश्चन पूछेगा, क्लाइंट उसे खुद ही बताएगा अपने बारे में हाँ। क्वेश्चनरीज और वगैरह के जरिए। ठीक है, और सेल्फ रिपोर्ट मेजर के बाद हमारा दूसरा हो सकता है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सेकंड डेटा सोर्सेज हो सकता है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, कि किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, है ना। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन सेकंड डेटा सोर्सेज हो गया। थर्ड डेटा सोर्सेज और क्या हो सकता है? मैम बिहेवियर रेटिंग होती है, उसमें क्या होता है, सेल्फ एवेल्युएट करता है इंसान रेटिंग के थ्रू। एक्सप्रेसिव बिहेवियर होता है। हाँ, ये इसी के अंदर आ जाएगा, बिहेवियरल रेटिंग है ना, इसी के अंदर आ जी, जाएगा आपका। एक्सप्रेसिव बिहेवियर के अंदर आएगा कि मतलब कि वो उसकी मोटर मूवमेंट कैसी है, वो किस तरीके से अपने इमोशंस, फीलिंग और मोटिव को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है। और इसके अलावा आपको हो सकता है क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू भी हम लोग सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसकी कौन कौन सी चीजें ट्रिगर कर रही है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक आपको हो सकता है क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक है, क्लिनिकल इंटरव्यू एक ऑप्शन हो सकता है आपका। जी। क्लिनिकल इंटरव्यू क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मली इंटरव्यू करते हैं ना, कोई भी क्लाइंट आता है तो उसमें रेको बिल्ड करते हैं, इंटरव्यू करते हैं हाँ कि कौन जी। सी चीजें उसको ट्रिगर कर रही है, उसकी अभी मतलब कि कंप्लेन क्या क्या है, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक देन है मैम, और क्या हो मैम सकता है? बेसिकली ये डायलॉग होते हैं हाँ, क्लिनिकल इंटरव्यू के अंदर। क्लिनिकल इंटरव्यू में आपका हो जाएगा ना कि आप जैसे कि थेरेपिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, काउंसलर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो सामने वाले जो क्लाइंट है वो रिप्लाई देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि सामने वाले को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी चीजें उसको ट्रिगर कर रही है। जैसे कि मैंने उसकी फैमिली वालों के बारे में पूछा, तो वो बताना नहीं चाह रहा किसी के बारे में, कोई पर्सन है उसकी फैमिली में जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाह रहा, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे ये वाला इश्यू हो सकता है कि इस पर्सन के साथ इसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, या कोई चीज है जो इसको ट्रिगर कर रही है। तो इंटरव्यू में वो हम फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में एक ये डेटा सोर्सेस हो सकता है इस तरीके से। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका, एक हो सकता है थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स। ठीक है, थर्ड पार्टी में आपके बहुत सारे आ सकते हैं। थर्ड पार्टी रिपोर्ट,
ये भी एक डेटा सोर्सेस हो सकता है। इसमें आपकी फैमिली आ जाएगी, फैमिली आपको क्या बता रही है, ठीक है। फैमिली के थ्रू हम पता कर सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा होता है ना, बच्चे की मदर से हम पता कर लेते हैं नॉर्मली कि उस बच्चे का बिहेवियर कैसे है। जैसे छोटा बच्चा नहीं बता सकता, या फिर कोई पर्सन ऐसा है जिसको ओसीडी है, या फिर और कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड बता रहा है वाइफ के बारे में, या वाइफ बता रही है हस्बैंड के बारे में, या फैमिली का और कोई पर्सन बता रहे हैं, पेरेंट्स बता रहे हैं, सिबलिंग्स बता रहे हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। वो सारा इसके अंदर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। थर्ड पार्टी के अंदर आपका थर्ड पार्टी रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा, फैमिली के थ्रू पता लगना, फ्रेंड्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। ये आपके डेटा सोर्सेज हो सकते हैं। 5 हो गए। इसके अलावा टीचर्स के थ्रू भी पता चल सकता है। और क्या हो सकता है, एक आपका लास्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू भी पता चल सकता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने पढ़े ना, मैम प्रोजेक्टिव प्रोजेक्टिव वगैरह। हाँ, प्रोजेक्टिव हाँ है, जी। सेमी प्रोजेक्टिव है, तो बहुत सारे आपके टेस्ट है, तो उसके थ्रू भी हमें पता चल सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं, बहुत सारे न्यू पर्सनैलिटी वगैरह, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है। हाँ मैम, ये साइक हो गया प्रोजेक्टिव टेक्निक। एक होता है एक्चुअरियल एंड बायोग्राफिकल डाटा के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं हाँ। कि मतलब कि इसमें क्या होता है कि पर्सन की लाइफ हिस्ट्री, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, मेडिकल रिकॉर्ड सारे होते हैं कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इन सब के बारे हम्म। में भी। और इसमें रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर इन बंदा हमें खुद बता रहा है तो मतलब सही बताएगा ना। हाँ, तो एक तो ये हो गया, चलो ठीक है। और इसके अलावा आपका और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होगी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी अलग से लिख सकते हो, उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गई। जी। बिहेवियर ट्रेस भी आ जाएगा, इंसान के हाँ। फिजिकल ट्रेस को, ह्यूमन बिहेवियर को हैंड राइटिंग के हाँ। थ्रू। बुक से पढ़ा है आपने, है ना, बुक के पॉइंट है ये। जी जी। और हाँ हाँ, बुक से पढ़ा है। हाँ, तो बिहेवियर बस ट्रेस भी थोड़ी आ बहुत जाएगा दिक्कत उसमें। आ रही है, वो क्लियर हो हाँ। जाएगी। हाँ, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी सही है, हो जाएगा आराम से। प्रोजेक्टिव टेक्निक लिख दो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिख दो इसके अंदर, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट लिख सकते हो, तो ये सारा आप इसमें और फिजियोलॉजिकल मेजर हो सकते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट इसके अंदर आ सकते हैं, तो ये सारे आप डेटा सोर्सेज इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो टोटल आपके 10-12 हो जाएंगे, इजिली हो जाएंगे 10-12। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम चलें, तो सेकंड क्वेश्चन है जून 2023 का बेसिकली। तो मैं ओपन करती हूँ। डिफाइन साइकोलॉजिकल या असेसमेंट एंड डिस्कस द पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। फर्स्ट वाले पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है। अब पर्पस क्या होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का, जो जो चीजें हम लोगों ने ये टेस्ट लिखे हैं उनकी जो पर्पस है वो हम इसमें एग्जैक्ट लिख देंगे, ठीक है। पर्पस उसमें लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करूं मैं। हाँ हाँ मैम, कर दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो इसके अंदर, डिफाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, डिस्कस द पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। सेकंड क्वेश्चन है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, उसके पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे कि डेटा सोर्सेस उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो वही आपने यहाँ पे लिखना है, डिस्क्राइब करना है उसको थोड़ा सा। देन क्वेश्चन है, डिस्कस द पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। पर्पस क्या हो सकता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का, साइकोलॉजिकल असेसमेंट किस काम आता है, पर्पस में क्या लिखोगे। हम डिसऑर्डर पता करेंगे, पर्सन की हम्म। पर्सनैलिटी कैसी है ये पता करेंगे। हम्म। और 10 मार्क्स में कितना लिखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा ना 10 अकॉर्डिंग। हाँ, छह थोड़ा। सात पॉइंट मैम पर हाँ, बताओ ये मानसी। भी तो आ सकता है कि आप हाँ, कि मतलब कि आप क्यों उनका टेस्ट कर रहे हो, तो किस लिए हो सकता है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री के लिए है ना, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, इस चीज को जानने के लिए, बंदे की हम्म। कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए, ट्रेट्स जानने के लिए, कि और कुछ इसके अंदर वो भी आ जाएगा कि मतलब कोई उसे साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है हाँ। ना। इन सब हम्म। इश्यूज के बारे में जानने के लिए आप कर सकते हो कि कोई रिटार्डेशन तो नहीं है किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, कोई एडिक्शन तो नहीं है जिसके थ्रू से कोई प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। तो बेसिकली आपको इसके अंदर डायग्नोज करने हैं बहुत सारी चीजें, बिहेवियर को डायग्नोज कर सकते हो, किसी का एटीट्यूड, किसी की अचीवमेंट, किसी का परफॉर्मेंस, किसी को कोई साइकोलॉजिकल इशू है, मेंटल इश्यूज हैं, कोई चीज, किसी को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी चीजों को आप मेजर कर सकते हो। तो आपने ऐसे 10 पॉइंट्स या एटलीस्ट 5 पॉइंट्स बनाने हैं। और 10 मार्क्स का पेपर है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 मार्क्स का एक पेज, आप ये मान के चलो, तो आपको 2 पेज एटलीस्ट भरने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने बना के लिखना है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर क्या मैम 10 डायग्नोज में कर दो सकते हो। पेज करने हैं?
हाँ 10 में आप 2 पेज, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 तो मिनिमम है ही। अच्छा, वो ठीक है। इनफ रहेगा, इनफ रहेगा ना? हाँ। ओके ओके। हाँ तो पता है मेन हमारा एग्जाम पेपर क्यों छूटता है, क्योंकि हम लोग ये मतलब कि ये नहीं मेजर करके चलते कि हमें कितना टाइम या कितने पेपर, कितने मतलब कितने पेजेस भरने, कितने क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है ना देखो, ऊपर लिखा भी होता है 450 वर्ड्स ईच, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चला करो। आप ये मान के चलो कि 5 मार्क्स का आपका एक पेज होता है, मतलब कि 2 पेज भरोगे तो आपके 10 मार्क्स में हो जाएगा, 2 या 2.5 पेज की ना। जिसकी बहुत ज्यादा खुली खुली राइटिंग है वो मतलब कि 2-2.5 पेज मतलब कि भर सकता है इजीली। ठीक है, जो थोड़ा सा मतलब कि वैसे लिखता है, कंजस्टेड लिखता है, तो वो एक मतलब 2 पेज में आ जाएगा आपका, इस तरीके से तो चलो इसको। ठीक है, दोनों साइड के मिला के 2 पेज हो जाएंगे। ठीक है, एक इधर की साइड, एक उधर की साइड, बैक साइड। ठीक है, तो 2 पेज ऐसे ही भरने हैं आपको, 4 नहीं भरने हैं। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो पर्पस के अंदर, डिप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो, एंजाइटी फाइंड आउट कर सकते हो, किसी की कोई मेंटल इश्यूज है, किसी को स्किजोफ्रेनिया है, किसी को फोबिक डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, किसी का ट्रीटमेंट कैसा जा रहा है उसको भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर सकते हो, किसी की करियर के लिए भी अगर आप करियर प्लानिंग करना चाहते हो, करियर में कोई मतलब कि उसको एडवाइस देना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और आपका क्या हो सकता है कि अगर किसी को इमोशनल इश्यूज हैं, और कोई मतलब कि उसको हेल्प चाहिए, अपने उसको इम्प्रूवमेंट के लिए आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारे इसकी पर्पज में आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेजेस इन साइकोडायग्नोस्टिक, क्या क्या स्टेजेस होती है साइकोडायग्नोस्टिक की। प्रिपरेशन, इनपुट, हाँ। प्रोसेसिंग, आउटपुट। हम्म। आह, आ, बताऊं मैम? हाँ जी, हाँ जी, बताओ। हाँ जी, मतलब मैम सबसे पहले तो स्टेज यही होती है कि इंसान को प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जो क्लिनिशियन होता है वो प्रिपरेशन करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, रेफरल क्वेश्चन के थ्रू प्लान करता है ना, किस किस तरीके हम्म। से ओपन एंडेड क्वेश्चन वगैरह पूछ के कि पर्सन बेसिकली फील कैसा कर रहा है। देन हम्म। उसके बाद इनपुट होता है कि जो भी आपने डाटा आपने उसके से पूछा है, अब आप उसको नोट डाउन भी तो करोगे, उसकी सिचुएशन के बारे में जो डाटा है आप उसको कलेक्ट करोगे। हम्म। देन आता है कि प्रोसेसिंग करता है कि जो आपने मटेरियल अब आपने कलेक्ट कर लिया उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, एनालाइज करो और देन इंटरप्रेट करो। ठीक हम्म। है, फिर आउटपुट आएगा। आउटपुट के अंदर क्या आएगा कि आप जो भी उसने आपने स्टडी करी उस इंसान के बारे में कि हम्म। उसके साथ साथ क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, अब उसका आप ट्रीटमेंट करोगे लास्ट में। हाँ, ठीक बता रहे हो। तो इसकी बेसिकली आपकी टोटल मिला के कितने स्टेजेस हैं, कुल मिला के 4 स्टेजेस हैं। और इसमें आपको सबसे पहले यही लिखना होता है कि साइकोडायग्नोस्टिक क्या है, वो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे। देन आप इसकी स्टेजेस आप इसमें बता दोगे। ठीक है, तो आपकी 4 स्टेजेस जो भी हैं वो सारा आपने इसके अंदर बताना है। सही बता रहे हो। इनपुट हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड आपने क्या बताया, फर्स्ट आपका प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, प्रिपेयर करना क्लाइंट को। ठीक है, सेकंड आपका इनपुट हो गया, थर्ड आपका प्रोसेसिंग हो गया, फोर्थ आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, ये स्टेजेस हो गई। ये आपका बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेजेस इन साइको डायग्नोस्टिक। तो मेजर स्टेजेस में फर्स्ट आपका जैसे आपने बताया प्रिपरेशन स्टेजेस। ठीक है, प्रिपरेशन हो जाएगी जब हम लर्न करते हैं पेशेंट के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर फर्दर प्लान करते हैं। इनपुट आपकी स्टेजेस आ जाएगी जिसके अंदर आपका क्या आ जाएगा कि जो भी मतलब कि डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसकी सिचुएशन समझना। ठीक है, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा इनपुट के अंदर। ठीक है, जो भी हमने उसकी सिचुएशन से डेटा को कलेक्ट किया उसको देखना। प्रोसेसिंग में आपका आ जाएगा जो भी मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, जो भी हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है इनपुट में। ठीक है, फिर आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा कि कम्युनिकेट करना पर्सन से। ठीक है, जो भी डिसीजन हम फर्दर लेंगे, क्लिनिकल एक्शन जो भी लेंगे, ट्रीटमेंट की प्लानिंग करेंगे, वो सारे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वो सारा आप इसमें लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है इसके अंदर, अनीता क्लियर है ना स्टेजेस। यस मैम। क्लियर है ठीक। मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द स्किल्स एंड टेक्निक फॉर असेसमेंट इंटरव्यू। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला बहुत बार आता है। स्किल्स एंड टेक्निक फॉर असेसमेंट जी। इंटरव्यू, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए असेसमेंट इंटरव्यू होता क्या है। ठीक है, असेसमेंट जी। इंटरव्यू जैसे कि अभी साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करते हैं, सिर्फ असेसमेंट इंटरव्यू में भी हम क्या करते हैं, इंटरव्यू में हम क्वेश्चन पूछते हैं और सामने वाले की जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसको असेस करते हैं। ठीक है, असेसमेंट इंटरव्यू में इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आप वहां पे लिख सकते हो असेसमेंट इंटरव्यू की। और इसमें कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, तो एक इंटरव्यूअर होता है उसको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, क्या स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। तो नॉर्मल आप इंटरव्यू के मैम बारे वो में सोचो। प्रिपेयर रहना चाहिए। हाँ।
मैं मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए, है ना, और ना मतलब बोलने से पहले से सोचना चाहिए। ठीक है, और हम्म। एम्पैथेटिकल फील कराना चाहिए सामने वाले बंदे को, यानी जो भी वो बता रहा है वो उससे कनेक्ट कर पाए, उसको फील कर पाए कि सामने वाले बंदे हम्म। को प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को खुद भी फील कर पाए, है ना। बिल्कुल। और हम्म। मैं मानसी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मानसी, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है, तो स्किल्स एंड टेक्निक्स क्या क्या चाहिए होती है एक होनी इंटरव्यू। चाहिए और कोहेसिव होना हाँ। चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है ना, ज्यादा। हाँ तो मैम यही है कि उसे प्रिपेयर रहना चाहिए, पंचुअल रहना चाहिए, और थिंक बिफोर स्पीकिंग, है ना, तो बोलने से पहले सोचना चाहिए, काम रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से बिल्कुल सामने वाले बिल्कुल। बंदे को सुने, है ना, और हम्म। एम्पैथेटिकल लिसनिंग होनी चाहिए, मतलब कि उसकी फीलिंग्स को अच्छे से फील कर पाए, हम्म। और ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करे कि मतलब अच्छा है कि मतलब आप यहाँ पर आए, उसको ग्रेटिट्यूड फील करवाना। हाँ ठीक है। तो बेसिकली आपने ये सारी स्किल्स होनी चाहिए कि पंचुअल भी है, और बहुत ज्यादा मतलब कि एम्पैथेटिक भी है, एक्टिव लिसनर है कि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप कैसे समझोगे सामने वाले की बातें। ठीक है, तो ये सारी स्किल बेसिकली आपके जो इंटरव्यूअर के अंदर है वो होनी चाहिए। और जो आपका क्या कहते हैं, ये इंटरव्यू होता है, क्लिनिकल इंटरव्यू होता है, वो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है काफी हद तक। स्टार्टिंग वाले स्टेजेस या क्वेश्चन होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। और ये क्या क्वेश्चन आपने पूछना है वो आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से बात करनी है, सामने वाले को हर्ट तो नहीं हो जाए, ट्रिगर तो नहीं हो जाए। मान लो कि सामने वाला पर्सन आए जिसको एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं, तो उस केस में कैसे मतलब कि डील करोगे ऐसे पर्सन से। तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट एंड मैम प्रिडिक्टिव असेसमेंट। मैम एक हाँ। बार इसकी हेडिंग दोबारा रिपीट कर दो। किसकी, स्किल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट फोर्थ इंटरव्यू की। फोर्थ के पॉइंट्स बता दो एक बार। अच्छा हाँ। ठीक है। मानसी, वन बाय वन बता दो। जी मैम, सबसे पहले क्या स्किल्स हमें चाहिए होती है कि हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देन हम्म। उसके बाद हमें पंचुअल रहना पड़ेगा। देन आएगा हम्म। कि थिंक बिफोर स्पीकिंग, यानी कि उसको वो जो कोई बंदा बोल रहा, जो हम बोल रहे हैं उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि मतलब उसको हाँ। कोई ट्रिगर ना हो जाए, है ना, कोई उसको अपना जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में होता है कि हमें पहले से कोई चीज बात ऐसी होती है जो हमें ट्रिगर हो जाती है अचानक से, सडन, है ना, उससे फिर पैनिक हम्म। वैनिक हो सकता है उसको। और इसका सबसे और आएगा, स्पीक जो होना क्लियरली होना चाहिए, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, जिसमें कोई बैरियर नहीं आना चाहिए बोलते वक्त आपके, है ना, एनवायरमेंट हम्म। का अच्छा होना चाहिए। और कोहेसिवली और कामली होना चाहिए, शांति से अपना इंटरव्यू लेना, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना, हम्म। क्योंकि वो पहले ही इतना डिस्टर्ब है। फिर हम्म। उसके बाद आएगा कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना। कभी कभी सामने वाला इतना थोड़ा में गुस्सा दिला देता है क्योंकि नहीं इतने अच्छे से बात कर पाता, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो हमें एरोगेंट नहीं दिखाना, उसको शांति से सुनना है और अच्छे से सुनना है, लिसनिंग वेल, है ना, मतलब एम्पैथेटिकल हम्म। लिसनिंग करनी है, हमें उसको फील करना है, हाँ। देन वो जो बोल रहा है हाँ। उसको फील करना है, ये नहीं सिर्फ सुनते हम्म। जाना है, एम्पैथेटिकल लिसनिंग होनी चाहिए। फिर उस हाँ। सबसे लास्ट में होएगा एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमें एक्सप्रेस करना है कि अच्छा है कि आप हमारे पास आए, अब आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा, मतलब उसे ये फील कराना कि नहीं मैं अच्छी जगह हम्म। आया हूँ, मेरी ठीक है। रिस्पेक्ट हो रही है, ये नहीं कि उसको अलग नजर से हाँ। हम देख रहे हैं। नहीं ठीक है। तो एक आपकी होगी, फर्स्ट आपकी उनकी रैपो बिल्डिंग स्किल। रैपो बिल्डिंग, क्योंकि सामने वाला आपके पास इंटरव्यू के लिए आता है तो वो कंफर्टेबल फील करे, आपने उसके साथ एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनाने होते हैं, एक रैपो बिल्ड करनी होती है ताकि वो आपके साथ एक बॉन्ड बना पाए, जिसके थ्रू वो आप पे ट्रस्ट कर सके, आपकी बातों को एक्सेप्ट कर पाए, और ऑनेस्ट तरीके से आपके साथ शेयर कर पाए अपनी बातें। ठीक है, वो डरे ना आपसे। सेकंड आपके साथ होनी चाहिए इफेक्टिव लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग स्किल भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, मानसी ने बताया, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए ताकि आप सामने वाले की बातें सुनोगे तभी तो मतलब कि समझोगे। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ये हो सकती है। और क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। आपके पास बेसिकली ये स्किल होनी चाहिए कि आप ऑब्जर्वर बहुत अच्छे हो। ठीक है,
गुड ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है, कि जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे, क्योंकि बहुत जरूरी होता है मेरे पास जो क्लाइंट आया है मैं उसको ऑब्जर्व करके पता कर लूं कि उसको कौन सी चीज ट्रिगर कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। ठीक है, उसके बॉडी पोस्चर समझूं, उससे आई कांटेक्ट प्रॉपर मतलब कि मेंटेन करूं, उसकी वो आई कांटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी वॉइस टोन कैसी है, उसका अटायर कैसे कैसा है, हाइजीनिक है या नहीं है, वो सारा। ठीक है, उसके कोई सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे डिप्रेशन के या सुसाइडल थॉट्स तो उसको नहीं आ रहे, कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें पता चल जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक्टिव ऑब्जर्वर होते हैं, एक अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, गुड ऑब्जर्वर होते हैं। ठीक है, और आस्किंग द राइट क्वेश्चन, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, हमेशा स्किल होनी बहुत जरूरी है कि आप सही क्वेश्चन पूछो सही टाइम पे। एक पर्सन है डिप्रेशन का जिससे आप एंजाइटी के क्वेश्चन पूछ लो, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आस्किंग द राइट क्वेश्चन ये बहुत जरूरी है। और क्या हो सकता है बेसिकली आपका नॉर्मली, इतने काफी है ना, इतने काफी है, इतने आप लिख दो कि ठीक रहेगा। ठीक है नीता, ये वाले पॉइंट्स आप नोट डाउन कर ओके सकते हो। मैम। ठीक है, या फिर मानसी ने जो पॉइंट बताए हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो, सेम ही है वैसे। ठीक है, दोनों सेम है। बड़ा लिखूं क्या बोर्ड पे, छोटा तो नहीं नजर आ रहा बहुत? नहीं मैम, पता नहीं, पता चल गया, मैंने साथ के साथ लिख ठीक है, लिया। ठीक है चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट प्रिडिक्टिव असेसमेंट। डिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव असेसमेंट में डिफरेंशिएट करना है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, क्या हो सकता है? मैम डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट में क्या होगा कि इंसान जो है डिस्क्राइब करेगा प्रॉब्लम्स के बारे में, है ना। और हम्म। प्रिडिक्ट के अंदर हम अंदाजा लगाएंगे, हमें कोई भी जो भी सारी सिचुएशन है सारी एब्स्ट्रैक्ट है, हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ हम एक अंदाजे के थ्रू इसका असेसमेंट करेंगे। बट डिस्क्रिप्टिव में क्या है, हमें वैलिड इंफॉर्मेशन होगी, वो हम्म। बताएगा क्लियरली क्या क्या है, इस फेज में है बंदा कि अपनी चीजें को एक्सप्रेस कर सकता है। बट प्रिडिक्टेड में क्या है कि नहीं बता सकता, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसके कि वो बोलने वाली सिचुएशन में नहीं है, तो हमें प्रिडिक्ट करना हम्म। पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक, इतना ही पता है मैम बस। इसका बहुत बड़ा लेकिन है मैम भी। प्रिडिक्टिव में, हाँ। मैम प्रिडिक्टिव में ऐसा नहीं होता कि हम क्लाइंट के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका भविष्य में ऐसा हो सकता है, ये पॉइंट इसको ट्रिगर कर सकते हाँ। हैं। हाँ बिल्कुल। हम्म। तो प्रिडिक्शन और डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट में बहुत बड़ा हमारे बुक के अंदर भी नहीं दिया हुआ। डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट के अंदर बेसिकली आपकी क्या होती है कि आप डिस्क्राइब करते हो जैसा बिहेवियर उस पर्सन का हो रहा होता है। ठीक है, उसकी जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, एनवायरमेंटल सिचुएशन के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन पता लगाना। ठीक है, कौन सा चैलेंजिंग बिहेवियर वो कर रहा है, कौन से उसके बिहेवियर है, कौन से सिम्टम्स है, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे हो सकती है। जैसे कि एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म है या एडीएचडी है, तो उसको पूरे दिन ऑब्जर्व करना, एक चेकलिस्ट बनाना और ये देखना कि वो कैसे क्या क्या चीजें कर रहा है, पूरे दिन में कितनी बार कर रहा है, वो सारा मतलब कि एज इट इज डिस्क्राइब करना जो चीजें हुई, सेम एज इट इज, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं। ठीक है, प्रिडिक्शन में क्या होता है कि हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं सामने वाले के बिहेवियर को, करंट बिहेवियर को देखते हुए हम उसके फ्यूचर की चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कि जैसे कि आज इस इंसान से मैंने मतलब कि इस तरीके से बात की तो इसने इस तरीके से रिप्लाई दिया, तो फ्यूचर में अगर मैं इस तरीके से बात करता हूँ या कोई भी इंसान इस तरीके से इस पर्सन से बात करता है तो ये फ्यूचर में किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो हम प्रिडिक्शन बना सकते हैं, प्रिडिक्शन असेसमेंट में अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, वो प्रिडिक्शन के अंदर होता है। और प्रिडिक्शन के अंदर बेसिकली आपका क्या आता है कि गैस करना किसी भी चीज को। ठीक है, नॉर्मली आपको गैस करना आता है प्रिडिक्शन के अंदर। और प्रिडिक्शन आपके कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताऊं तो जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक एक होता है कि बिना मतलब कि पढ़े सिर्फ उसके टाइटल को देख के आपको क्या समझ में आता है। जैसे सिगमंड फ्राइड की बहुत सारी बुक हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है या मतलब कि अबाउट योर अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, या फिर बिकॉज यू नीड दिस, इस टाइटल को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये भी होता है बिफोर रीडिंग प्रिडिक्शन। कि किसी को थोड़ा सा ऊपर से आप जानते हो उसके बेस पे आपने एक प्रिडिक्शन बना ली बिफोर रीडिंग। एक होता है ड्यूरिंग रीडिंग, पढ़ते वक्त आप एक अंदाजा लगाओ कि आगे क्या होगा। ठीक है, ये होता है ड्यूरिंग रीडिंग प्रिडिक्शन। और एक आपका होता है लास्ट में मतलब कि आफ्टर रीडिंग प्रिडिक्शन। ऐसी जैसे सीरियल होता है ना, सीरियल के आप टाइटल से क्या अंदाजा लगाते हो, बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग जब आप सीरियल देख रहे होते हैं आगे क्या होगा आप डायलॉग पहले से इमेजिन कर लेते हो, आफ्टर रीडिंग होता है कंफर्म करना कि हाँ जो मैंने सोचा था वही हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो इसका अगर आ जाए तो आप बना के लिख सकते हो डिस्क्रिप्टिव एंड मतलब कि प्रेडिक्टिव का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द वेरियस यूजेस ऑफ न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, उसकी आपने यूजेस बताने हैं। ठीक है,
न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट के यूजेस। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है? मैम ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम को असेस करना, कि ब्रेन में ऐसी क्या डिसफंक्शनिंग हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, उसको असेस हम्म। करना। हाँ, तो न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपका हो गया कि ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई इंजरी हो गई है और उसकी वजह से मतलब कि आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो पता लगाना। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि ब्रेन और बिहेवियर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको फाइंड आउट करते हैं किसके थ्रू? न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इसका पर्पज जो है न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट का क्या होता है कि आपकी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ का पता लगाना, आपकी कॉग्निटिव वीकनेस का पता लगाना। कॉग्निटिव प्रोसेस कहाँ से लिंक होता है? ब्रेन से लिंक होता है, ठीक है। और रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना कि कोई साइकेट्रिक कंडीशन तो नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है इस पर्सन की, ठीक है वो। तो और इसके पर्पज क्या हो सकता है, ये यूज क्या हो सकता है हमारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट का? 6 मार्क में कितना लिखोगे? मैम इसका यूज यही होएगा ना कि इससे अगर हमें उसकी डिसफंक्शनिंग का पता लग जाएगा तो उससे अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे हम। उसकी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा कि मतलब क्या क्या चीजें जिस उससे लॉजिकल लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा अगर उसको कोई प्रॉब्लम होएगी, है ना। अगर कॉग्निटिव में यही तो होता है कि यार लॉजिकल आता है, क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, वो क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाएगा दूसरों हाँ, की। और मैं उसमें लैक ऑफ इमोशन होगा, एम्पैथी नहीं फील कर पाएगा दूसरों के लिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर आप सबसे पहली चीज आप इसके अंदर लिख सकते हो कि इसके अंदर हम मतलब कि डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं कि आपकी कॉग्निटिव कोई डेफिशिट है तो, ठीक है। कॉग्निटिव हम्म। डेफिशिट मतलब कि आपकी कॉग्निटिव वीकनेस, मतलब कि ब्रेन आपका कहाँ पे डेफिशिट हो रहा है, कहाँ पे आप अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। तो फर्स्ट चीज आपका न्यूरोसाइकोलॉजिकल के यूज या पर्पज में आपका आ सकता है कॉग्निटिव डेफिशिट का पता लगाना, मेजर करना या डिस्क्राइब करना उसको। कॉग्निटिव डेफिशिट जो आपके ब्रेन के कारण होता है, सोचने समझने की शक्ति खो देना, ठीक है, ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता, उसका डिस्क्राइब करना या मेजर करना, ठीक है, कॉग्निटिव डेफिसिट का। सेकंड क्या हो सकता है? जो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना, ठीक है, जैसे कि आपकी मूड डिस्टरबेंस हो रही है आपकी इंजरी के कारण, कोई मेमोरीज प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपने पता लगाना है, तो इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। इसमें आप ब्रैकेट में लिख दोगे या इसको डिफाइन कर दोगे कि इसमें क्या क्या आता है। मूड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्रेन में इंजरी के कारण आपकी मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, मेमोरी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तीसरे यूज में आप क्या कर सकते हो? प्रिडिक्शन करना, ठीक है, प्रिडिक्शन भी हम कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ये क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कोई इंजरी हुई है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि फ्यूचर में इसका मतलब कि सोचने समझने की शक्ति इसकी कैसी रहेगी या इसका ब्रेन किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, ब्रेन की वजह से ये पर्सन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रिडिक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू सम इंजरी इन ब्रेन, ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं जो भी इंजरी हुई है उसकी वजह से, ड्यू टू इंजरी इन ब्रेन। जैसे आपने अल्जाइमर डिजीज अगर सुना हो, तो अल्जाइमर में क्या होता है, धीरे धीरे होता है ना, मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। तो वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। और मॉनिटर भी कर सकते हो, किसी की रिकवरी भी मॉनिटर हम कर सकते हैं, जैसे कि एमआरआई के थ्रू कर देते हैं, है ना। एमआरआई भी आपका नॉर्मल न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वही वगैरह चेक करते हैं कि आपके ब्रेन में कोई इश्यू तो नहीं है, और सीटी स्कैन होता है ब्रेन का, वो भी चेक कर लेते हैं। कोई भी इंजरी है कितनी पुरानी है, करंट है, वो भी पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या हो सकता है, मॉनिटर करना कि कोई इंप्रूवमेंट हुई है नहीं हुई है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है या फिर आपकी ब्रेन की कुछ नर्स है ना ब्लॉक हो जाती है, तो वो कितने मतलब कि खुली है नहीं खुली, जब उसको दवाई दे दी गई है उसके बाद वो ओपन हुई या नहीं हुई, ठीक है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। किस चीज की मॉनिटरिंग करते हैं नॉर्मली? आपकी ब्रेन से रिलेटेड आपके बिहेवियर की भी कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग की, रिकवरी की, ठीक है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। इसके अंदर और क्या हो सकता है? अ, कोई भी रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ये भी हो सकता है, गाइड कर सकते हैं। जैसे कि किसी को कोई इश्यू हो गया, रिहैबिलिटेशन इश्यूज हो गए हैं, किसी को डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है, तो
उनको भी हम गाइड कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये भी हो सकता है। प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, किसी की कोई डेफिशिएट है, कोई स्ट्रेंथ है, उसको भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर सकते हो, डायग्नोस को क्लैरिफाई कर सकते हो, कॉग्निटिव फंक्शंस को चेक कर सकते हो। ठीक है, मोटर फंक्शंस भी चेक हो सकते हैं, लैंग्वेज के फंक्शंस भी चेक हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका ब्रेन का एरिया होता है। कॉग्निटिव डोमेन का जो क्वेश्चन आता है ना, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड, वो आप इसमें लिख सकते हो। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं। बाकी कल सेम टाइम पे, टाइम से ज्वाइन करना। 10:30 पे ही क्लास होगी, 10:30 पे ज्वाइन कर लेना। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी 15 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले। ठीक है, ओके। बाकी क्वेश्चन पेपर हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होगी आपकी, और आपका रोशा टेस्ट, टैट, एथिकल इश्यूज इन असेसमेंट। ठीक है, ठीक है मैम, ये एक सारे बार हम ना, फिर करेंगे। हाँ, ठीक है मैम, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है और ये टैट है ना, इनको आप क्लियर करवा दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये मैं कल की क्लास में आपको करवा दूंगी। ठीक है, ओके ओके। ओके, बाय थैंक यू, मैम। थैंक यू बाय। मैम। थैंक यू मैम। अपने दोस्तों को भी बता देना अगर किसी को अटेंड करना हो तो। ठीक है, ओके ओके ओके। ओके, बाय। बाय मैम। बाय।